Good morning, Namaste, Ram Ram and Jai Hind everyone. Good morning, Namaste, Ram Ram and Jai Hind everyone. So let me apologize, sorry for the delay. ये आपका सुबह का 7 बजे वाला सेशन है जो मुझे 9:15 बजे लेना पड़ रहा है. उससे पहले स्टूडियो को ठीक करने वाले लोग आ नहीं पा रहे थे. ठीक है, यहाँ पर स्टूडियो में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है. स्टूडियो जहाँ पर है वहाँ पे लोगों के आने के कुछ रिस्ट्रिक्शंस है. और प्लस कल स्टूडियो का स्टाफ अवेलेबल नहीं था बिकॉज यू नो इट इज़ कंप्लीट लॉकडाउन इन दिल्ली, जिसकी वजह से स्टाफ किसी भी चीज़ का इजीली अवेलेबल नहीं होता है. लेट्स होप. देखो सचिन, हम ये नहीं कह सकते कि मशीनें हैं, इतनी सारी मशीनें लगी हुई है तो किसी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगा, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, है ना. अब क्योंकि हम रेगुलर क्लास लेते हैं तो टेक्निकल प्रॉब्लम अगर होती है तो वो दिख जाता है. अगर क्लास रेगुलर नहीं है तो उनको टेक्निकल प्रॉब्लम होता भी होगा तो वो बीच में रिजॉल्व कर लेते हैं, वो मालूम नहीं पड़ता है. ठीक है, सो हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं. हमारी तबीयत है भगवान की बनाई हुई, हम मशीनें हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो ये तो इंसान की बनाई हुई मशीनें हैं. सो इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड, इट मे हैपन, बट नो प्रॉब्लम, हम लोग उसको कवर अप कर लेंगे. ठीक है, उसको कवर अप कर लेंगे. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. अभी जो 1000 MCQs बचा हुआ है ना, अब मैं मॉक आप लोगों का डेली लूंगी और जो 1000 MCQs बचा है ना उसको एक ही मैराथन में कंप्लीट करने वाली हूँ मैं. एक ही मैराथन में कंप्लीट करने वाली हूँ. हम लोग 750 तक हम लोग ने 1000 MCQs किया था. अब रिमेनिंग जो आपकी क्वेश्चंस है वो कंप्लीट रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग एक ही सेशन में मैराथन में कंप्लीट कर देंगे ताकि हम लोग कुछ नई चीजें स्टार्ट कर सकें. ठीक है, चलो एक बार फटाफट से आप जिस भी ग्रुप में है वहां पर शेयर कर दो और हम लोग शुरू कर लेते हैं आज की एडिटोरियल की क्लास, जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत तरीका है इंग्लिश सीखने का. और ऑफ कोर्स हम लोग थोड़ा सा करंट के बारे में भी जान लेते हैं इसी के बहाने. सो इंग्लिश और वोकैबुलरी सीखने का सबसे खूबसूरत तरीका, सबसे अच्छा तरीका जो है वो है एडिटोरियल रीडिंग, एक स्टूडेंट के लिए एटलीस्ट. और हम उसे आगे कंटिन्यू करते हैं. आज का एडिटोरियल जो हम डील करने वाले हैं, इट इज अबाउट द न्यूक्लियर चैलेंज. न्यूक्लियर चैलेंज ऑन नॉर्थ कोरियाज इकोनॉमिक वरीज. इकोनॉमिक का मतलब है आर्थिक. सो नॉर्थ कोरिया की कुछ आर्थिक चिंताएं हैं. वरीज का मतलब है चिंताएं. सो नॉर्थ कोरिया की कुछ आर्थिक चिंताएं हैं. और आपको पता है ना, नॉर्थ कोरिया मशहूर है ये न्यूक्लियर ट्रायल्स करने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करने के लिए. और यूएस, जो बाइडन, मतलब चाहे जो भी हो वहाँ का रूलर, हमेशा वो गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं चुप कर, बंद कर, और वो नहीं मानता है. और फिर जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उसको वो फेस करने लगता है तब बोलता है ठीक है दादा, मान लेते हैं तुम्हारी बात. ठीक है, तो तब जाके वो बात मानता है, और नहीं तो उसके पहले किसी के काबू में नहीं आता है, किसी के बस में नहीं आता है. तो खैर इसी से रिलेटेड आज हमारा कुछ. जय हिंद, जय हिंद बेटा पॉन्टी, जय हिंद गौरव, जय हिंद एवरीवन. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से, प्यार से, बढ़िया से, सेफ तरीके से अपने अपने घर पर रह रहे हो, सुरक्षित हो और बढ़िया से पढ़ रहे हो. चलो बच्चों आ जाओ, आज हम लोग एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं. और एडिटोरियल के पहले हमेशा की तरह हम लोग पहले वोकैबुलरी देखेंगे. सो स्टर्न, स्टर्न का मतलब क्या है? स्टर्न का मतलब है कठोर, स्ट्रिक्ट जो आप कहते हो, है ना. सो स्टर्न का मतलब है स्ट्रिक्ट एंड सिवियर. कोई भी एक्ट, कोई भी जब आप एक्ट करते हैं, एक्ट यानी कोई भी आपकी जो एक्शंस होते हैं वो एक्शंस अगर स्ट्रिक्ट है तो हम उस एक्शन को स्टर्न भी कह सकते हैं. ये स्ट्रिक्ट का ही सिनोनिम है, स्ट्रिक्ट का ही सिनोनिम है. द नेक्स्ट वर्ड इज डेटरेंस. डेटरेंस मतलब डराना. डेटरेंस का मतलब है डराना. हमारे देश में भी हमने न्यूक्लियर टेस्ट्स किए थे. क्यों? डेटरेंस के लिए जरूरी है. नॉर्थ कोरिया से कोई पंगा नहीं लेता है. अभी हम लोग इस आर्टिकल में भी देखेंगे, इस आर्टिकल में जो एक्सपर्ट ने इस आर्टिकल को लिखा है वो भी यही बोलते हैं, भाई नॉर्थ कोरिया से पंगा तो ले नहीं सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब है, कभी भी छोड़ दिया तो, राइट. सो न्यूक्लियर वेपन आपके पास होना एक्चुअली जरूरी है. वाई? फॉर डेटरेंस, सामने वाले को डरा के रखने के लिए, धमका के रखने के लिए, है ना. सो डेटरेंस का मतलब होता है सर्विंग टू डिस्करेज, डराने वाला, डराने के लिए. ठीक है, निवारण के लिए. देन द नेक्स्ट वन इज, देन द नेक्स्ट वन इज हॉस्टाइल. हॉस्टाइल का मतलब क्या है? अनफ्रेंडली,
हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली, ठीक है। अनफ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब है दोस्ताना, अनफ्रेंडली मतलब दुश्मन जैसा, दुश्मन जैसा या शत्रुपूर्ण, शत्रुतापूर्ण, ठीक है। सो दुश्मन जैसा क्या होगा हमारा, एक मिनट पेन चल नहीं रहा है, ठीक है। सो दुश्मन जैसा मतलब हॉस्टाइल, दुश्मन जैसा मतलब हॉस्टाइल। देन द नेक्स्ट वन मैम, मीनिंग को सेंटेंस नहीं, सेंटेंस नहीं में नहीं पाते हैं हम। बेटा राजू बाबू, सबसे पहले तो यहाँ पे शब्द समझो, यही शब्द सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है आर्टिकल में देखो, ठीक है, फिर उसके बाद में खुद से ट्राई करो, ठीक है। आप जैसे फ्रेंडली शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे आप कहते हैं ना ही इज वेरी फ्रेंडली, या कई बार आप कहते हैं मेरी पड़ोसन बहुत फ्रेंडली है ना। सो माई नेबर इज वेरी फ्रेंडली। अब फ्रेंडली नहीं है, तुम्हें देख के अगर वो गुस्सा होती है तो बोल देना माई पड़ोसन इज वेरी हॉस्टाइल, राइट। सो जैसे आप फ्रेंडली शब्द का प्रयोग करते हैं बिल्कुल उसी तरह हॉस्टाइल का प्रयोग होगा, ठीक है। एंड उसके अलावा और भी यूजेस है, आप कैसे यूज कर सकते हैं, धीरे धीरे आएगा, सारी चीजें एक साथ में नहीं आएंगी, ओके। चलिए आ जाइए। देन द नेक्स्ट वन, शो डाउन। ये देखो बहुत प्यारा सा शब्द है, मैं पक्का कह सकती हूँ कि ये शब्द आपको नहीं पता था। शो डाउन का मतलब क्या है? अब जितने भी बच्चे डिफेंस में जाएंगे, डिफेंस में जाने के बाद आप जरूर इस शब्द को कई बार सुनेंगे अपने कमांडिंग ऑफिसर द्वारा, या खुद आप कमांडिंग ऑफिसर अपने कलीग्स द्वारा बातचीत करते हुए। शो डाउन का मतलब क्या है? शो डाउन का मतलब होता है अ फाइनल टेस्ट और कन्फ्रंटेशन इंटेंडेड टू सेटल अ डिस्प्यूट। जैसे हम बोलते हैं ना कि जब कोई टाई हो जाता है तो टाई ब्रेकर मैच होता है, तो उसको हम शो डाउन कहते हैं, लेकिन वहां पे हम गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो दो जन के बीच में लड़ाई हो रही है, घर में होता है ना, घर में आपने देखा होगा कई बार, घर में दो बच्चे लड़ रहे हैं तो मम्मी पहले डांट के समझा के जब थक जाती है, लेकिन बच्चे निहायत ही बदतमीज है, नहीं सुनते हैं, तो मम्मी छोड़ देती थी, जाओ लड़ लो तुम, है ना। लड़ लो, लड़ के दोनों में से कोई तो एक जीतेगा, फिर उसके बाद तुमको शांति मिल जाएगी, तसल्ली मिल जाएगी, दिल को ठंडक मिल जाएगी। तो ऐसी वो जो लास्ट वाली फाइट जिसको हम छोड़ देते हैं कि उसमें लड़ के एक हार जाए और एक जीत जाए, और फाइनली जो डिस्प्यूट है, जो लड़ाई है वो सेटल हो जाए, उसे हम कहते हैं। रविंद्र, योर पड़ोसन इज अ कार्डियोलॉजिस्ट। अरे वाह, बहुत बढ़िया, फिर तो तुम्हें कोई दिल की बीमारी नहीं होने देगी तुम्हारी पड़ोसन रविंद्र, ठीक है। तभी बोलूं तुम्हारी इतनी खुशी का राज क्या है। खैर, सो शो डाउन का मतलब वही फाइनल टेस्ट या कन्फ्रंटेशन है, आमना सामना है, जिसमें निर्णय हो जाएगा कि भाई कौन वाकई में शेर है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं फाइनल शो डाउन, यानी सॉरी फाइनल टेस्ट और कन्फ्रंटेशन यानी कि शो डाउन। देन द नेक्स्ट वन, स्टीयर। स्टीयर का मतलब क्या है? टू मेक समथिंग और समवन गो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। जैसे हम देखो गाड़ी में हमारे पास स्टेयरिंग होता है ना, गाड़ी में स्टेयरिंग होता है। सो गाड़ी को किस दिशा में लेके जाना है उसके लिए हमारे पास क्या होता है? स्टेयरिंग होता है। बिल्कुल उसी तरह से फ्लाइट्स में भी, शिप्स में भी हमारे पास स्टेयरिंग होता है। तो स्टेयरिंग व्हील हम कहते हैं ना, स्टेयरिंग व्हील। तो स्टेयर करना मतलब किस दिशा में लेके जाना है, ठीक है, दिशा में लेके जाना, जिस दिशा में आपको लेके जाना है तो उसको हम कहते हैं स्टीयर करना, ठीक है। इसी शब्द से हर गाड़ी में, कार्स में जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो इसी के ऊपर इसका नाम है, ठीक है। सो स्टीयर का मतलब आप इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि संकेत है ये, ठीक है, किस ओर जाना है तो वो आपको एक संकेत मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है, ठीक है। चलो देन द नेक्स्ट वन, अगला शब्द देखिए बच्चों, ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या है? ऑल्टर का मतलब होता है बदल देना, चेंज करना। आपके कपड़े जब लूज होते हैं तो आप उसे ऑल्टर करने जाते हैं दर्जी के पास। सो ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, बदल देना। याद रखना एक और शब्द है ऑल्टर, एक और शब्द है लेकिन उसका मतलब अलग है, ALTER नहीं AR। इसका मतलब क्या होता है? ऑल्टार का मतलब होता है जहां पर हम कोई भी चीज भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान के सामने एक ऐसा ऊंची सी जगह होती है जहां पे हम फूल, मिठाइयां, प्रसाद उनको चढ़ाते हैं, तो हम उसे कहते हैं ऑल्टार। हम उसे क्या कहते हैं? ऑल्टार। याद रखना, ऑल्टार नहीं लिखना, ठीक है। अगर आपका मीनिंग होगा भगवान के सामने की वो जो ऊंची सी जगह होती है वो कहने का मतलब होगा, तब ऑल्टार कहेंगे। जब आपका मीनिंग होगा चेंज तो आप कहेंगे ऑल्टर। लुक एट द स्पेलिंग, बी वेरी केयरफुल, दिस इज वेर यू हैव टू बी केयरफुल इन इंग्लिश। सो ऑल्टर का मतलब होता है चेंज इन कैरेक्टर और कॉम्पोजिशन, ठीक है, तब्दील करना या बदल देना।
देन द नेक्स्ट वन इज प्रीडिसेसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी स्पेलिंग लिख के दिखाएंगे और तैयार रहना 250 क्वेश्चंस करने के लिए। हम एक ही बार में 1000 एमसीक्यूज का 250 क्वेश्चंस मैराथन सेशन लेंगे और एक बार में 250 क्वेश्चंस करके काम तमाम करेंगे 1000 क्वेश्चंस 1000 ग्रामर एमसीक्यूज का। और वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को इंग्लिश विद सुमन टेलीग्राम चैनल पे मैं वो पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है। सो प्रीडिसेसर का मतलब क्या है, हमने पिछली क्लास में देखा था इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है मौजूदा रूप में जो कार्यरत हो किसी पोजीशन पे, किसी ओहदे पर, किसी ओहदे पर जो मौजूदा रूप में कार्यरत हो उसको इनकम्बेंट कहते हैं। और उसके पहले जो काम कर रहा था उसको हम कहते हैं प्रीडिसेसर, उसे हम कहते हैं प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर की स्पेलिंग याद रखना बच्चों, एस डबल आएगा, ठीक है, एस डबल आएगा और ओ आएगा, डबल एस ओ आर, ई आर या ए आर लगाने की गलती आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। बच्चों ये 7 o'clock वाली क्लास है, 7 o'clock वाली क्लास है। टेक्निकल इशू की वजह से इसको अभी 9:15 में कर रही हूँ, कल से प्रॉब्लम हो गया था बट ये रिजॉल्व आज सुबह को हुआ है, ठीक है। आप लोगों के लिए ही जल्दी से जल्दी इसको रिजॉल्व किया, कल हो नहीं पाया था, ठीक है, कल स्टाफ ही अवेलेबल नहीं था। चलिए खैर, द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है? ब्रेक थ्रू का मतलब होता है अचानक से जब आपको कोई सोल्यूशन किसी चीज का मिल जाए, है ना, अ सडन ड्रामेटिक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी और डेवलपमेंट, ठीक है। इसका मीनिंग दरार नहीं है, इसका मीनिंग हिंदी में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हिंदी में इजीली मीनिंग अवेलेबल नहीं होता है, आप इसका मतलब समझे। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है अचानक से आपको किसी बात का सोल्यूशन मिल जाए। जैसे मुझे ये बताओ, सारे बच्चे मुझे ये बताओ कि अभी फिलहाल हम किस चीज का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं? पूरी दुनिया और पिछले 1 महीने से खासकर भारत किस चीज का सोल्यूशन ढूंढ रहा है? यस बच्चों, यस शिवम, मॉक होगा बेटा, मॉक होगा अभी, ठीक है। हम लोग 10 बजे मॉक करेंगे। किस चीज का हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं भाई? वैक्सीन का, कोरोना का। एक्चुअली वैक्सीन का सोल्यूशन नहीं चाहिए हमें, कोरोना का सोल्यूशन चाहिए। हमें क्या चाहिए? वैक्सीन। और अचानक से मान लो कोई ऐसी डिस्कवरी हो जाए जिससे कि कंफर्म पता चल जाए कि 100% कोरोना खत्म हो जाएगा इससे, ठीक है, तो उस सोल्यूशन को हम कहेंगे इट इज अ ब्रेक थ्रू, क्योंकि ये अचानक से मिला है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी या डेवलपमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज है और अचानक से मिल गया हमें, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे इट इज अ ब्रेक थ्रू। इट इज अ ब्रेक थ्रू, एब्सोल्युटली। जो भी चीजें पढ़ो, जो पढ़ रहे हो, जो समझ रहे हो, उसको तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई करो। कैसे इंग्लिश नहीं आएगा, ठीक है। चलो देन द नेक्स्ट वन, प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब है भड़काना, ठीक है, उकसाना, भड़काना या उकसाना। एक्शन और स्पीच, कुछ भी जिससे सामने वाला गुस्सा हो जाए, तो ऐसी बातें जो आप कहते हो उसको हम कहते हैं प्रोवोकेशन। देन द नेक्स्ट वन, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या है? एनर्जी, स्ट्रेंथ, ताकत। कीप अप द मोमेंटम। मैं आप लोगों को बोलूंगी मुझे पता है कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, लेकिन मोमेंटम बनाए रखो, एनर्जी बनाए रखो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। सो मोमेंटम मींस स्ट्रेंथ और फोर्स दैट कीप्स ग्रोइंग। सो आप लोगों को फिजिक्स में तो पता ही है, फिजिक्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है मोमेंटम क्या है। जो बढ़ती हुई ताकत होती है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। एंड मॉरेटोरियम, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मॉरेटोरियम, ठीक है। मॉरेटोरियम का मतलब होता है टेम्पररी ब्रेक। किसी चीज में जब हम थोड़े समय के लिए रोक लगा देते हैं, टेम्पररी बैन लगाते हैं, हम उसे कहते हैं मॉरेटोरियम, ठीक है। सो मॉरेटोरियम का मतलब होता है अ टेम्पररी प्रोहिबिशन ऑन एन एक्टिविटी, रोक जो स्थायी रूप से लगाया जाए उसे हम कहते हैं मॉरेटोरियम। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पैसेज, नो नॉट पैसेज, एक्चुअली आर्टिकल। अब अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं बच्चों। आइए चलिए फटाफट से इसको पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार आर्टिकल है आज का भी। इनफैक्ट द हिंदू में तो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स ही आते हैं। इसी चीज के कारण के वजह से तो हमने हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ना डिसाइड किया है। चलिए, सो द न्यूक्लियर चैलेंज, हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर चैलेंज, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स की चुनौती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं,
ठीक है। और टॉपिक क्या है, ऑन कोरियाज, नॉर्थ कोरियाज इकोनॉमिक वरीज, यानी कि अब नॉर्थ कोरिया जो है, पहले तो थोड़े बहुत पैसे रहते हैं तो एटीट्यूड दिखाता है, ठीक है हम नहीं सुनेंगे किसी की बात, ठीक है। लेकिन जब उनके ऊपर रोक लगा दिया जाता है, सैंक्शन लगा दिया जाता है, और धीरे धीरे जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तब उनको अकल आता है कि नहीं भैया, हम खाली ये न्यूक्लियर वेपन्स से हम नहीं अपना पेट पाल सकेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल नॉर्थ कोरिया कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में है। सिर्फ इतना पढ़ोगे आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाया करेगा कि आखिर यहाँ पर इस आर्टिकल में होने क्या वाला है। जब आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तो आप पैसेज को पढ़ के और अच्छे से इससे कनेक्ट हो पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, North Korea's economic worries and the US's nuclearization concerns, है ना। न्यूक्लियराइजेशन कंसर्न किसका है, यूएस को। यूएस को सबसे ज्यादा चिंता रहती है, क्योंकि बाकी देश अगर ताकतवर हो गए तो सबसे पहला चैलेंज किसको मिलेगा, पोजीशन किसका चैलेंज होगा, यूएस का ही तो चैलेंज होगा। तो ये तो हमेशा डरते रहता है। तो यूएस इज न्यूक्लियराइजेशन कंसर्न्स नीड एड्रेसिंग मतलब क्या, उसको समाधान की आवश्यकता है, दोनों भी चीजों को समाधान की आवश्यकता है। यूएस को ये चिंता है कि न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है, दिन पर दिन कोई ना कोई कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट्स करते रहते हैं, और नॉर्थ कोरिया भी फिलहाल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आ चुका है। अब देखिए, प्रेसिडेंट जो बाइडेन कॉल फॉर स्टर्न डेटरेंस मतलब स्ट्रिक्ट, डराने वाला कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा किसने कहा, जो बाइडेन ने कहा। इन रिस्पॉन्स टू, किस बात पे उन्होंने ऐसा रिस्पांस दिया, नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड प्योंगयांग्स एंग्री रिएक्शन, है ना। नॉर्थ कोरिया को बोला चुप कर, अब तुझे कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है। वो बोलता है क्यों नहीं बनाना है, मैं तो बनाऊंगा, है ना। तो प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, ठीक है। सो प्योंगयांग्स एंग्री रिएक्शन, आप बोलेंगे मैम दिल्ली कैसे रिएक्शन दे सकता है, जब आप किसी देश के कैपिटल को कहते हैं कि उसका रिएक्शन है, इसका मतलब उस देश के लीडर का, नेता का वो रिएक्शन होता है, ठीक है। बेटर हिंदी मीनिंग करने की जरूरत भी नहीं होती है। हिंदी मीनिंग शुरुआत में सिर्फ आपको थोड़ा सा आपको पिकअप मिलने के लिए किया जाता है, लेकिन हिंदी मीनिंग से जो इंग्लिश पढ़ते रहता है, फिर आखिरकार जाके वो कभी इंग्लिश नहीं सीख पाता है, वो इंग्लिश को खाली हिंदी में समझ पाता है। अगर आप सही तरीके से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आप चीज़ों को इंग्लिश में सीखने की कोशिश, समझने की कोशिश करो। शुरुआत में थोड़ा बहुत जब कुछ भी नहीं आता है, तब उस समय हम आपको थोड़ा सा हिंदी का सहारा लेने कहते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ accusing the Biden administration of being hostile, फिर जब बाइडेन ने कहा कि भाई तुम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करो, नॉर्थ कोरिया ने बोला क्यों नहीं करेंगे, हम तो करेंगे। और उनको, नॉर्थ कोरिया को क्या लगा, उन्होंने आरोप लगाया, अक्यूजिंग द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा कि ये बाइडेन जो है ना, ये हमारे साथ फ्रेंडली नहीं है, कि हमारे साथ दोस्तों जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है। क्या अक्यूज किया, क्या आरोप लगाया, ऑफ बीइंग हॉस्टाइल, suggest that both countries are headed towards a diplomatic showdown, ठीक है। अब ये बातचीत अगर आप किसी की सुनेंगे तो बताइए आप क्या कहेंगे, कि क्या उन दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध हैं? नहीं, डेफिनेटली अच्छे संबंध नहीं है, उनके बीच में लड़ाई हो रही है, बहस हो रहा है ना। सो दिस सजेस्ट दैट बोथ कंट्रीज आर हेडेड टुवर्ड्स अ डिप्लोमैटिक शोडाउन। डिप्लोमैटिक का मतलब क्या है, जब राजदूत एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, ठीक है, नीचा दिखाना चाहते हैं या अपना ताकत दिखाना चाहते हैं। इन हिज फर्स्ट कांग्रेशनल एड्रेस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते उनका पहला कांग्रेस का एड्रेस था, यानी कि संबोधन था, किसका, मिस्टर जो बाइडेन का। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ ईरान एंड नॉर्थ कोरिया पोज्ड अ सीरियस थ्रेट। उन्होंने कहा कि भैया ये जो ईरान और नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है ना, ये दिस पोज्ड अ सीरियस थ्रेट, ये एक गंभीर संकट बनके अमेरिका के सुरक्षा और देश की सुरक्षा के सामने खड़ा है। दैट मीन्स इट इज पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू अमेरिकाज सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड सिक्योरिटी एंड प्रॉमिस्ड टू रिस्पॉन्ड। और उन्होंने ये भी वादा किया कि भैया इसको तो हम निपटेंगे, ठीक है, इसको तो हम सुलझाएंगे। कैसे, डिप्लोमेसी, यानी बातचीत तो करेंगे, अगर बातों के देवता नहीं माने, ठीक है, फिर स्टर्न डेटरेंस मतलब स्ट्रिक्ट, डराने वाले कुछ एक्शंस हम लेंगे, लेकिन इन दोनों को काबू में लाना जरूरी है। Then the next one, his administration has also completed a review of the US's North Korea policy, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी रिव्यू किया कि भैया यूएस का क्या पॉलिसी चल रहा है अभी फिलहाल नॉर्थ कोरिया के ओर। द बाइडेन, मिस्टर बाइडेन इज लाइकली टू स्टीयर,
between Barack Obama's strategic patience एंड डोनाल्ड ट्रम्प्स टॉप लेवल समिट्री। देखो ये बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहा है। स्टीयर मतलब दिशा बदलना, ठीक है, या दिशा की ओर जाना। सो बाइडेन क्या करने वाले हैं, बाइडेन स्टीयर करने वाले हैं। बिटवीन हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे बराक ओबामा का भी एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप था, उनका नेतृत्व करने का एक लहजा था, एक ढंग था। डोनाल्ड ट्रंप का भी लहजा था एक नेतृत्व करने का। अब इन दोनों के नेतृत्व करने के ढंग से, लहजे से जो बाइडेन चलने वाले हैं, वो स्ट्रैटेजिक पेशेंस भी रखेंगे, यानी कि वो कुछ एक्शन करके शांति से बैठ के देखेंगे कि उसका क्या परिणाम हो रहा है, जैसा कि मिस्टर ओबामा करते थे। और डोनाल्ड ट्रंप क्या करता था, डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी मीटिंग बुला लेता था, है ना, समिट्री मतलब बड़ी बड़ी मीटिंग्स बुला लेना, ठीक है। तो वो ये भी करने वाला है, वो दोनों चीज करेगा, मीटिंग में बात भी करेगा, डराएगा भी, धमकाएगा भी, और शांति से बैठ के देखेगा भी कि आखिर सामने वाला कैसे रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। सो इससे आपको एक इस सेंटेंस से आपको एक ऊपर से डायरेक्टली, जैसे हम कहते हैं ना कि मिस्टर ये MS धोनी कैसे कैप्टन है, उनको हम मिस्टर कूल कहते हैं, क्योंकि एकदम कूल तरीके से वो कैप्टनशिप अपना निभाते हैं, है ना। सो बिल्कुल उसी तरह से ओबामा का भी एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप था, डोनाल्ड ट्रंप का भी एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। और वो स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनके नेतृत्व को लोग अक्सर कहते रहते हैं कि वो जुमलेबाजी है, ठीक है। सही है गलत है हम नहीं जानते, हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जो एक जनता का परसेप्शन है, जो ज्यादातर लोगों का मानना है, हम उसकी बात कर रहे हैं ना। सो वो जुमलेबाजी ज्यादा करते हैं, राइट। सो एक लीडरशिप का स्टाइल हो गया उनका, ठीक है। और फॉरेन ट्रैवल्स भी बहुत करते हैं, फॉरेन लीडर्स से समिट्री भी काफी करते हैं वो, है ना। सो ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप था। ऐसे सेंटेंस से आपको ये चीजें सीख लेना चाहिए तुरंत, ठीक है। नाउ इन डीलिंग विथ, देखो डील के साथ में हमने प्रेपोजिशन विथ लिया है, मतलब सामना करना, किससे, नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर चैलेंज। नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर चैलेंज है ना, और खैर नॉर्थ कोरिया जैसा सनकी देश है, तो इसका तो न्यूक्लियर चैलेंज डेफिनेटली है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, ये बिना सोचे समझे किसी के ऊपर भी ये न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ सकता है ना। Now, North Korea has remained an unresolved foreign policy puzzle for all post-war American presidents. मतलब लड़ाई के बाद से पोस्ट वॉर सभी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही पेचीदा सा मामला बना रहा है, नॉर्थ कोरिया को कैसे हैंडल करे। नॉर्थ कोरिया को कैसे हैंडल करे, ये हमेशा से सभी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के सामने ये एक पहेली जैसा बना था, ठीक है। नॉर्थ कोरिया का तो पिछली बार भी सुनने को आ रहा था कि जितने भी उसको इन्फेक्टेड केसेस मिल रहे थे कोरोना के, सबको पकड़ के वो खुद ही मार दे रहा था, है ना। तो मतलब ये तो सन की देश है, इसका तो खैर मतलब देखना ही पड़ेगा। नाउ इन रीसेंट टाइम्स यूएस प्रेसिडेंट्स हैव शोन अ विलिंगनेस, मतलब हाल ही में, इन रीसेंट टाइम्स मतलब हाल ही में, यूएस प्रेसिडेंट्स हैव शोन अ विलिंगनेस मतलब उन्होंने इच्छा जाहिर की है। शो अ विलिंगनेस मतलब इच्छा जाहिर करना, किस चीज के लिए, टू डिप्लोमेटिकली एंगेज विद प्योंगयांग। पहले इससे कोई बातचीत नहीं करना चाहता था, है ना। हमारे आसपास कोई सनकी इंसान होता है तो हम उससे बात नहीं करना चाहते हैं, हमेशा उल्टी बात करेगा, हमेशा बदतमीजी से बात करेगा और अपने आप को हमेशा शेर समझेगा। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, शेर होगा तो अपने घर पे होगा, हमें क्या लेना देना, है ना। हम यूजुअली उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल वही हाल नॉर्थ कोरिया का होता है, इससे कोई जल्दी बात करना पसंद नहीं करता है। लेकिन हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट्स ने इच्छा जाहिर की है कि चलो ठीक है, डिप्लोमेटिकली उससे थोड़ी बातचीत की जाए, थोड़ा समझाया जाए, क्या पता बुद्धि आ जाए, ठीक है। नाउ द क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन हैड साइंड, अब हम लोग शुरू से लेकर अभी तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी अभी बताया, देखो अभी अभी हमने बताया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के लिए ये एक पेचीदा सा मामला रहा है कि भाई इस नॉर्थ कोरिया को कैसे हैंडल किया जाए, राइट। यस ओनली आज के लिए, यस हाँ, रोग रोगी दोनों खत्म, बिल्कुल रविंद्रा, ठीक है। हाँ बच्चों, ये टाइम सिर्फ आज के लिए है। यूजुअली हमारा ये क्लास सुबह को 7 बजे होता है, ठीक है। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आई वाज वेटिंग टू रिजॉल्व द टेक्निकल इश्यूज सो दैट वी कैन टेक द क्लास, एंड दैट्स व्हाई वी हैव डिलेड द क्लास टू 9:15 AM today. Now the Clinton administration, क्योंकि हमने बताया अभी अभी कि सभी पोस्ट वॉर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम रहा है, तो अभी हम लाइन से बताएंगे किसे किसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुआ। द क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन हैड साइंड अ फ्रेमवर्क अग्रीमेंट विद प्योंगयांग, ठीक है। उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है, प्योंगयांग के साथ में, क्या, टू हॉल्ट, रोक दो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है।
मिस्टर ओबामा ने क्या किया था, हैड इनिशिएटेड टॉक्स विद नॉर्थ कोरिया, इन्होंने बातचीत शुरू की थी। क्लिंटन तो गए सीधा अग्रीमेंट साइन करके आ गए, चल बेटा तू साइन कर और तू अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो रोकेगा, ठीक है। ओबामा क्या है, देखो हमने अभी अभी तो बात किया कि उनका स्ट्रैटेजिक पेशेंस है, मतलब वो थोड़ा सा जहाँ तक फॉरेन कंट्रीज के साथ में डील करने की बात होती है तो थोड़ा सा वो पेशेंस दिखाते हैं, है ना। इन्होंने बातचीत शुरू की, इन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा सा समझाया जाए नॉर्थ कोरिया को, है ना। सो मिस्टर ओबामा हैड इनिशिएटेड टॉक्स विद नॉर्थ कोरिया इन 2012 which collapsed after Pyongyang launched a satellite, ठीक है। अब ओबामा जी तो बातचीत किए जा रहे थे, उन्हें लगा कि ठीक है ये समझ रहा है, बातचीत किए जा रहे, तब तक वहां पे प्योंगयांग ने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब प्योंगयांग ने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, फिर ओबामा ने सोचा कि इससे तो बात करके कोई मतलब नहीं है, तो वो बातचीत जो है वो कोलैप्स हो गई, यानी कि बंद हो गई। He then adopted a wait and watch approach. Wait and watch approach का मतलब क्या होता है, रुको और देखो कि आखिर करता क्या ये, है ना। उसको हम कहते हैं, इस अप्रोच को हम कहते हैं वेट एंड वॉच अप्रोच, विच केम टू बी कॉल्ड, और इसी को बाद में स्ट्रैटेजिक पेशेंस का नाम दे दिया गया, ठीक है। वेट एंड वॉच अप्रोच मतलब कई बार हम रुक के देखते हैं ना कि आखिर ये करेगा क्या, देख तो लो ये करता क्या है ना। सो इसी ओबामा के अप्रोच को स्ट्रैटेजिक पेशेंस का नाम दे दिया गया। अब मिस्टर ट्रंप ने क्या किया, देखो मिस्टर ट्रंप ऑल्टर मतलब चेंज करना, हिज प्रीडिसेसर्स नॉर्थ कोरिया पॉलिसी। प्रीडिसेसर कौन था ट्रंप का, ओबामा। तो ओबामा का जो नॉर्थ कोरिया पॉलिसी था उसको मिस्टर ट्रंप ने चेंज किया बाय रीचिंग आउट टू द रेजिम। ये सीधा सीधा उस राजा के पास पहुंचे एंड मीटिंग इट्स लीडर। आपको पता ही है दोनों जन का एक फोटो भी बड़ा मशहूर हुआ था, है ना। सो रीचिंग आउट टू द रेजिम, ये सीधा उनके पास पहुंच गए, बातचीत करना ही है तो चलो ठीक है साथ मिलकर चाय पे चर्चा की जाए, तो ये सीधा वहां पर पहुंच गए और उसके लीडर से बातचीत किया। मीटिंग इट्स लीडर किम जोंग उन थ्राइस, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, ठीक है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि टॉप लेवल समिट्री, डोनाल्ड ट्रंप का टॉप लेवल समिट्री मतलब, अब टॉप लेवल क्या होगा, जब दोनों देश के लीडर ही, दोनों देश के जो राजा होते हैं वही अगर मिलके बातचीत करेंगे, समिट करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो वो टॉप लेवल ही तो हो गया। तो 3 बार, लेकिन बट विदाउट अ ब्रेक थ्रू, यहां पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट विदाउट अ ब्रेक थ्रू मतलब निष्कर्ष तो अब भी कुछ नहीं निकला, निष्कर्ष तो अब भी कुछ नहीं निकला। Now, in theory, the Trump administration and North Korea had agreed to a complete denuclearization of the Korean Peninsula. ठीक है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इन थियोरी मतलब कागजों में, कागज पत्तर में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और नॉर्थ कोरिया के बीच में ऐसी बातचीत हुई थी। प्योंगयांग ने गोली देके ट्रंप को भेज दिया था कि हाँ हाँ ठीक है, हम कोरियन पेनिनसुला पर से पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियराइजेशन कंप्लीटली खत्म कर देंगे। न्यूक्लियराइजेशन मतलब न्यूक्लियर चीजों को और बढ़ाना, और डी न्यूक्लियराइजेशन मतलब न्यूक्लियराइजेशन को कम करना, न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर डेवलपमेंट को कम करना। बट फेल्ड टू अग्री ऑन इट्स फॉर्मूला, ठीक है। अब बात ये मतलब सामने ये आ रहा है कि इन दोनों की आपस में बातचीत हुई तो थी, लेकिन फेल्ड टू अग्री ऑन फॉर्मूला मतलब क्या, कि किस बात पे, आखिर किन किन शर्तों पर नॉर्थ कोरिया जो है वो डीन्यूक्लियराइज करे, ये शर्तें जो है ये दोनों के बीच में डिसाइड नहीं हो पाई। इन द 2019 ट्रंप किम यानी दोनों लीडर्स का नाम है ये, है ना, ट्रंप किम समिट एट हानोई, 2019 में हानोई में दोनों का समिट हुआ था। द यूएस प्रोपोज्ड रिमूवल ऑफ सैंक्शंस, यूएस ने बोला कि हमने तुम्हारे ऊपर जो भी सैंक्शंस लगा रखे हैं वो हटा देंगे फॉर डीन्यूक्लियराइजेशन, ताकि आप लोग डीन्यूक्लियराइजेशन कर सको। बट नॉर्थ कोरिया रिजेक्टेड इट, नॉर्थ कोरिया ने बोला चल मेरे को नहीं चाहिए, है ना। प्योंगयांग हैड टेकन अ फेज्ड अप्रोच, प्योंगयांग ने एक फेज्ड अप्रोच मतलब थोड़ा थोड़ा काम करना, ठीक है। प्योंगयांग हैड टेकन अ फेज्ड अप्रोच एंड सॉट सैंक्शंस रिमूवल इन रिटर्न। प्योंगयांग ने बोला कि हम पूरी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स खत्म नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे डीन्यूक्लियराइजेशन करेंगे और तुम सैंक्शन लेकिन हटा दो, अगर मंजूर है तो बताओ, ठीक है। ये अपने आप को अलग ही तीसमार खान समझता है, इसको लगता है कि सामने वाला तो पागल है, अपनी शक्ल पे लिखा के वो घूमता है। ये बहुत स्मार्ट, बहुत ही स्मार्ट, ये बोल रहा है कि धीरे धीरे हम कम करेंगे, लेकिन तुम अपना सैंक्शन पूरी तरह से निकाल दो, तुम सैंक्शन सारा हटा दो, हम धीरे धीरे कम कर देंगे, हमारे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। अब ट्रंप भी पागल थोड़ी हैं, थोड़ी ना मान लेंगे इनकी बात ना। एवर सिंस, देखो ये वर्ड एवर सिंस,
सिंस या एवर सिंस, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंस या एवर सिंस के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, है ना. सो देखो, देयर हैज बीन, एवर सिंस मतलब तब से ही, एवर सिंस का मतलब होता है तब से ही. सिंस के बाद में तो आपको टाइम लिखना पड़ता है, लेकिन एवर सिंस के बाद में आपको टाइम लिखने की जरूरत नहीं होती है. एवर सिंस का मतलब होता है तब से ही. देयर हैज बीन नो इम्प्रूवमेंट इन टाइज, दोनों के संबंधों में, इन टाइज मतलब संबंधों में कोई भी सुधार नहीं है. आफ्टर मिस्टर बाइडन अज्यूम्ड ऑफिस, यानी कि जब बाइडन ऑफिस में आए, नॉर्थ कोरिया हैड कंडक्टेड शॉर्ट रेंज मिसाइल टेस्ट. अब जैसे ही बाइडन ने शपथ लिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, शॉर्ट रेंज मिसाइल का टेस्ट कर लिया, विच द यूएस सॉ एज अ प्रोवोकेशन. अब बाइडन ने इसको अपने दिल पे ले लिया, ही टुक टू हार्ट, उन्होंने बोला ये तो मेरे को भड़का रहा है, ठीक है. सो यूएस सॉ एज अ प्रोवोकेशन. मिस्टर बाइडन डज नॉट हैव मेनी गुड ऑप्शंस इन डीलिंग विथ नॉर्थ कोरिया. अब दिक्कत ये है कि बाइडन के पास अभी भी ज्यादा ऑप्शन कुछ है नहीं, ठीक है. द यूएसएस की गोल इन नॉर्थ ईस्टर्न एशिया इज द डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला. अब अगर यूएस का कोई मुख्य उद्देश्य है कहां पर, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में आप देखेंगे, अगर ये एशिया है ना, सो यहाँ पे चाइना है, यहाँ चाइना है, यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, ये नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, यहाँ पे जापान है ना. तो ये ऊपर की ओर नॉर्थ हो गया और पूर्व की ओर यानी ईस्ट हो गया. तो ये वाला हिस्सा, यहाँ पर यूएस का जो की गोल है यानी कि मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, बस वहां पे एक ही खतरा है, नॉर्थ कोरिया, और उसको डीन्यूक्लियराइज करो, ठीक है, डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ द नॉर्थ कोरियन पेनिनसुला. एंड द ओनली प्रैक्टिकल वे टू अचीव दिस इज थ्रू डिप्लोमेसी एज अ मिलिट्री स्ट्राइक. अब देखो उन्होंने क्या बोला कि प्रैक्टिकल वे. अब ये हमारा जो आर्टिकल लिखने वाला ऑथर है वो बोल रहा है कि जो प्रैक्टिकल यानी कि संभव रास्ता है वो यही है कि उससे बातचीत करो और समझाओ, ठीक है. क्यों, एज अ मिलिट्री स्ट्राइक ऑन नॉर्थ कोरिया और न्यूक्लियर पावर. देखो सुनो, बड़ा मजेदार सेंटेंस है, मजा आ जाएगा इसको पढ़ के, ठीक है. मिलिट्री स्ट्राइक नॉर्थ कोरिया पर, जो एक न्यूक्लियर पावर है, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है. आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब असंभव है. बहुत प्यार से बोल दिया है कि भैया इसके ऊपर तो हम कोई मिलिट्री स्ट्राइक कर ही नहीं सकते, छोड़ देगा न्यूक्लियर वेपन तो आगे आने वाले ना जाने कितनी सदियों तक आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना. सो द ओनली प्रैक्टिकल वे, इसलिए हम कह रहे हैं कि बाइडन के पास में भी कितना भी तमक ले गुस्से में, कितना भी गुस्सा ले, कितना भी पैर पटक ले, ज्यादा ऑप्शन उसके पास है नहीं, ठीक है. एक ऑप्शन जो उसके पास है वो यही है कि उससे बातचीत करे, डिप्लोमेसी, यानी कि ये जो हमारे फॉरेन लीडर्स होते हैं, जो हमारे राजदूत होते हैं, उनके थ्रू बातचीत थोड़ा सा करे, ठीक है. बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है, कि सोच भी नहीं सकता कि मिलिट्री स्ट्राइक कर दे. दो द ट्रम्प किम समिट्स डिड नॉट लीड टू एनी ब्रेक थ्रू. अब हम ये बोल रहे हैं कि हालांकि ये बातचीत तो ट्रम्प और किम ने भी किया था और कोई खास उसमें से कुछ निकल के नहीं आया था, है ना. They have still created a diplomatic momentum, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मोमेंटम बना दिया है कि कम से कम बातचीत की जा सकती है, कभी तो समझाया जा सकता है, शायद कभी तो वो बात मान ले, राइट. नॉर्थ कोरिया स्टिक्स टू द सेल्फ इम्पोज्ड मॉरेटोरियम, ठीक है. सेल्फ इम्पोज्ड मतलब उसने खुद ही मतलब एक रोक लगा रखा है, टेम्पररी, ठीक है. किस पे रोक लगाया है, न्यूक्लियर और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट पर. उसको किसी के बोलने पे उसने नहीं ये रोक लगाया है, उसने खुद से, सेल्फ इम्पोज्ड, इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे सेल्फ इम्पोज्ड. ठीक है. शॉर्ट रेंज तो उसने बाइडन के आते ही उसने कंडक्ट कर दिया था, ठीक है. लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट्स, इन दोनों पर नॉर्थ कोरिया ने खुद ही सेल्फ इम्पोज्ड मॉरेटोरियम लगा रखा है और उसको पालन भी कर रहा है. स्टिक टू यानी कि उस पर लगे रहना, अड़े रहना, ठीक है. वो अभी भी इस चीज का पालन कर रहा है, ठीक है. इसका मतलब ये है कि कुछ तो गुंजाइश है, कुछ तो उम्मीद है कि अगर उसको समझाया जाए तो शायद समझ ले. द नॉर्थ, as acknowledged by Mr. Kim recently, is going through a tough economic crisis and is open to talks. अब द नॉर्थ यानी कि नॉर्थ कोरिया, एज अक्नॉलेज्ड मतलब जो किम ने भी कहा, वहां के जो लीडर हैं उन्होंने भी कहा हाल ही में कि हम एक टफ इकोनॉमिक क्राइसिस से गो थ्रू कर रहे हैं, यानी कि हम बहुत ही आर्थिक गंभीर संकट में हैं और वो बातचीत करने के लिए तैयार है. इज ओपन टू टॉक्स
मिस्टर बाइडेन शुड सीज मतलब छीन लेना चाहिए। भैया यही तो वो मौका है जब उनको बात समझानी चाहिए अपने को। इसी समय दुश्मन कमजोर है ना। इसके अलावा वो बात वैसे भी किसी की नहीं मानता। अभी वो बात मानने के लिए तैयार है, खुद ही अगर समझने के लिए तैयार है तो तुरंत बाइडेन को ये मौका छीन लेना चाहिए। मिस्टर बाइडेन शुड सीज दिस अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई टू रीच कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड का मतलब होता है बीच का रास्ता। तुरंत उनको इस अपॉर्चुनिटी को सीज कर लेना चाहिए और रीच कॉमन ग्राउंड यानी बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए, जिससे मिस्टर किम ये जो नॉर्थ कोरिया वाला इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, मिस्टर किम का नॉर्थ कोरिया वाला इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए और यूएस का जो न्यूक्लियर कंसर्न्स है इसका भी कोई ना कोई हल निकल आए। दैट शुड बी द फोकस ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन